इतिहास को हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि अगर एक टॉपिक से अगर सवाल पूछता है तो कोशिश ये रहेगा कि जितने भी एंगल हैं उसको कम से कम पकड़ लिया जाए ताकि एग्ज़ाम में एक अच्छा रिवीजन हो सके। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल हम लोग प्रारंभ करेंगे इतिहास से। इतिहास को हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि अगर एक टॉपिक से अगर सवाल पूछता है तो कोशिश ये रहेगा कि जितने भी एंगल हैं उसको कम से कम पकड़ लिया जाए ताकि एग्ज़ाम में एक अच्छा रिवीजन हो सके। टाइम ज़रूर लगेगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न बनाया जाएगा तो हम जो डिस्कशन में बात करेंगे वहीं से प्रश्न रहेगा, क्योंकि स्पेशली हम आप ही के लिए तैयार किए हैं इसको। और ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, बीपीएससी प्रश्न से प्रश्न ही बनाता है, इसलिए हम लोग उन सारे मतलब पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ये आपके लिए 70 बीपीएससी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये पहुँचाएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से समझते चलिएगा, है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देंगे, थोड़ा फैक्ट भी देंगे। ये टारगेटेड रहेगा आपके 70 बीपीएससी के लिए और 4.0 के लिए ही रहेगा। बिहार स्पेशल पढ़ने के बाद जितना भी प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है सब कराएंगे। उसके बाद हमें जहाँ तक लगता है प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपने एक किताब इम्तियाज़ अहमद को पढ़ा है या किसी भी बिहार स्पेशल के लिए किसी एक किताब को अगर आपने पढ़ा है तो बिहार स्पेशल का जो 15, 20, 25 जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे गड़बड़ नहीं होगा। रिजल्ट के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। मोक्ष स्थान का मतलब आपको पता ही होगा। मोक्ष स्थान का मतलब होता है जहाँ पे महावीर की मृत्यु हो गई। मोक्ष स्थान ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, और 63वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा था। 63वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 2017 में हुआ था। 2017 में उस समय 5 ऑप्शन दिया जाता था। हालांकि बहुत सारा परिवर्तन के बाद आप 69 से 68 ये सब जो देख रहे हैं, अभी 70 में 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, बट 1/3 नेगेटिव रहेगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है राजगीर, मनेर, पावापुरी और जलान फोर्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है। ये कॉमन प्रश्न है। हम आपको बार बार ये कहते हैं कि भाई कॉमन प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करिएगा। अगर आपने कॉमन प्रश्न को गलत कर लिया तो फिर जो जनरल विद्यार्थी है, जो सब सही करता है, अगर वहीं आपसे गलत हो जाएगा तो फिर रिजल्ट आपकी रुकने की मतलब संभावना हो जाएगी। इसीलिए कॉमन प्रश्न को कभी गलत नहीं किया जाता। जो सबको आता है वो आपको आना चाहिए। तो जैन धर्म के परिवर्तन मोक्ष स्थान जो है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पावापुरी हो जाता है। ये पावापुरी हो जाएगा। पावापुरी बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। यह पावापुरी बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये हो जाता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। महावीर स्वामी का मृत्यु जो है वह 468 बीसी में होता है। 468 बीसी में हो जाता है। उस समय उनका उम्र 72 वर्ष रहता है। 72 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु संलेखना एक विधि है जो जैन धर्म के अनुयायी इसे अपनाते हैं, जिसको हम लोग संथारा भी कहते हैं। संलेखना का मतलब होता है मतलब अपने शरीर पे सबसे ज़्यादा कष्ट देना, है ना। जैनिज़्म जो लोग हैं अंतिम समय में एक तरह से सुसाइड ही कहा जाता है। वो लोग खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने शरीर को इतना क्लेश और इतना कष्ट पहुंचाते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी विधि को हम लोग संलेखना और संथारा विधि कहते हैं, जिनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो जाता है। और यह कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन होता है। इनकी जो मृत्यु है, मोक्ष जो है, यह कार्तिक कृष्ण
अमावस्या के दिन हो जाता है ना, यह अमावस्या के दिन हो जाता है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। पावापुरी ये बिहार के नालंदा ज़िला में है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है ना। कुछ चीज़ें हम लोग मिटाते चलेंगे क्योंकि बहुत सारा फैक्ट हम आपको देने वाले हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है यह 540 बीसी में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। और बिहार में इनका जन्म होता है। कुंडल ग्राम वो जगह है, और ये कुंडल ग्राम जो है यह वैशाली में स्थित है। वैशाली में इनका जन्म होता है, कुंडल ग्राम के, है ना, वैशाली के कुंडल ग्राम में जन्म होता है। बहुत बार यह सवाल पूछा हुआ है। कब? तो 540 ईसा पूर्व में। इनका कथन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनका एक कथन है जियो और जीने दो, है ना। इनका कथन है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, बहुत ही फेमस है ये। महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म के त्रिरत्न, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, त्रिरत्न भी हम लोग देखते हैं, त्रिरत्न, है ना। और त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है और त्रिरत्न जैन धर्म में भी है। तो यहाँ पे जो त्रिरत्न आपको मिलेगा वो हो जाता है सम्यक ज्ञान, है ना, सम्यक ज्ञान हो जाता है। और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक आचरण हो जाएगा, और सम्यक आचरण के बाद सम्यक दर्शन हो जाता है। यहाँ पे त्रिरत्न जैन धर्म में है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन है। जब यही आपको त्रिरत्न बौद्ध धर्म में पूछेगा तो बुद्ध हो जाएगा, धम्म हो जाएगा और संघ हो जाता है ना। यहाँ पे संघ हो जाएगा। नेक्स्ट और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट और भी देख लीजिए। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। लेकिन ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मात्र 2 ही लोगों के बारे में कुछ अच्छा इतिहास में लिखा गया है। 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं महावीर स्वामी। तो 23वें तीर्थंकर ने 4 अनुव्रत दिया, यानी कि 4 उपदेश दिया, जिसमें 5वां उपदेश महावीर स्वामी ने जोड़ा, और वो 5वां उपदेश था ब्रह्मचर्य, जो बार बार सवाल आपसे पूछता है। यानी कि यहाँ पे पंच महाव्रत की अगर बात किया जाए, पंच महाव्रत की हम लोग बात करें तो पहला हो जाएगा आपका सत्य, पहला सत्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाता है अहिंसा। अहिंसा दुनिया में अहिंसा की बात करने वाला दुनिया में जैन से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि किसानों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैनिज्म लोग भी अपने नाक पे मास्क लगाते हैं ताकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी उनके द्वारा कहीं मारे न जाए। और यही वजह होता है कि महात्मा गांधी अहिंसा का जो मार्ग अपनाया, इसी जैन धर्म से अपनाया, इसी जैन धर्म से अपनाया। किसने? महात्मा गांधी ने। तीसरी जो हम लोग बात करेंगे वो तीसरा हो जाता अस्तेय, अस्तेय हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह हो जाता है, और 5वां हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य है। और यही ब्रह्मचर्य को सॉरी थोड़ा गर्मी लग रहा था। इसी ब्रह्मचर्य को, है ना, महावीर स्वामी ने ऐड किया, जोड़ा, तब जाकर ये अनुव्रत जो थी पंच महाव्रत में बदल गया। यानी कि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को क्या किया, इन्होंने इसे जोड़ा। ठीक है, अब देखिएगा जैन धर्म से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म से 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैन धर्म की जो संगीति हुआ था, जिसको समागम बोलते हैं, वो 2 जगहों पे हुआ था। सबसे पहला अगर हम लोग जैन संगीति की बात करें
तो यहाँ पे प्रथम जैन संगीति जो है ना, प्रथम जैन संगीति, बहुत बार ये सवाल पूछता है, यह 300 ईसा पूर्व में हुआ था। यह 300 ईसा पूर्व में हुआ था और यह हुआ पाटलिपुत्र में। यह हुआ पाटलिपुत्र में हुआ, है ना। पूछा जाता है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। कब हुआ? 300 BC में हुआ। इस समय सम्राट कौन था? तो इस समय सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य था इस समय सम्राट, प्रथम जैन संगीति के समय में। और प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में अपने राज्यपाट को त्याग कर अपना उत्तराधिकारी का चुनाव कर लेते हैं। बिंदुसार को गद्दी पे बिठाने के बाद जैन धर्म के एक गुरु रहते हैं जिनका नाम है भद्रबाहु, उनके साथ वो श्रमण बेलगोला चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी सवाल पूछा गया है बीपीएससी में, बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है 300 ईसा पूर्व में, और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य की सानिध्य में होता है। और ये प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र होते हैं, है ना। नेक्स्ट, द्वितीय जैन संगीति भी बहुत बार पूछा है। द्वितीय जैन संगीति जो है यह 512 BC में होता है, 512 BC में, और यह होता है वल्लभी में। वल्लभी आपको पता ही होगा, वल्लभी में होता है। और वल्लभी कहाँ पे है? तो गुजरात में है ना, गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष क्षमा श्रमण हो जाते हैं, क्षमा श्रमण हो जाते हैं। पूछा गया सवाल है द्वितीय जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति। अच्छा, जैन धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण देने वाला चालुक्य था। अंतिम रूप से संरक्षण किसने दिया? चालुक्य ने दिया, है ना। चालुक्य, याद रखिएगा, अंतिम रूप से संरक्षण, यानी कि कोई ऐसा वंश या ऐसा सम्राट जिसके बाद दोबारा कोई संरक्षण दिया ही नहीं। जैसे बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण किसने दिया था? पाल वंश ने दिया था, है ना। किसने दिया था? पाल वंश ने दिया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आप लोग घटना चक्र जो है ना, घटना चक्र एक बार पलट के देखिएगा तो आपको मिलेगा सब। जितने भी 38वीं बीपीएससी से लेकर के 38वीं से लेकर के 69 बीपीएससी तक, 69 बीपीएससी तक जो भी प्रश्न पूछा गया है, हम लोग उस पर बात करेंगे। हम लोग वही सारे प्रश्न को कवर करेंगे। 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69 69वीं बीपीएससी तक हम लोग देने वाले हैं 70 बीपीएससी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन? यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक ये नाम है, यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। कहाँ दफन हो गए हैं, है ना, कहाँ दफनाया गया, कहाँ उनको मकबरा है, यही सवाल पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन में पाटलिपुत्र हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, मुंगेर हो जाता है ना, और ये नालंदा हो जाएगा। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा, है ना, कौन सा आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग आंसर पे बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नालंदा हो जाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा हो जाएगा। एक चीज़ और भी देखिए, अकबर मुगल सम्राट के द्वारा 1592 ईस्वी में यूसुफ शाह चक को बंदी बना लिया, है ना। उसके बाद देखिएगा इनकी जो मृत्यु है, यानी कि 1592 ईस्वी में जब बंदी बनाने के बाद जब इसको बिहार के नालंदा में भेज दिया, तो इसी निर्वासन के क्रम में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 1592 में मृत्यु हो गई, है ना। और एक चीज़ और देखिएगा,
इस नालंदा में एक इस्लामपुर ब्लॉक है। इसी नालंदा में एक इस्लामपुर एक ब्लॉक है ना। इस्लामपुर क्या है? इस्लामपुर एक ब्लॉक है यहाँ पर। और इसी जगह हम लोग बात किया जाए तो इसी जगह उसने एक नगर की स्थापना की जिसको हम लोग कश्मीरी नगर बोलते हैं। इसी जगह उसने एक यहाँ पे कश्मीरी है ना चक नामक एक नगर की स्थापना की। नगर की स्थापना पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि जब अकबर के द्वारा बंदी बना करके नालंदा में भेज दिया गया है ना, तो यह इस्लामपुर ब्लॉक के एक छोटे से गांव में मतलब कश्मीरी चक नाम से एक नगर की स्थापना कर दी। नगर की यह स्थापना करता है यहीं पे। और वो नगर की स्थापना नालंदा का यानी कि इस्लामपुर में एक गांव है जिसका नाम है विश्वाक गांव, है ना। बिस्वाक गांव नाम है इसका। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि प्रश्न अंदर से भी पूछा जा सकता है, शॉर्टकट में काम नहीं चलेगा। ऐसे भी बहुत सारे बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ये बात बोल ही रहे बार बार। और जब सीटें ज़्यादा हो ना तो ये भूल जाइएगा, कोई प्रश्न हल्का वगैरह नहीं आने वाला है। जब सीटों की संख्या ज़्यादा हो जाता है तो अप्लाई करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। 7-8 लाख से कम लड़के लोग अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। और उसमें वही लोग कंप्लीट करते हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा होता है। कम से कम यानी कि 50% जो प्रश्न रहते हैं 60% के राउंड में, वो 60% जो प्रश्न है वो कॉन्सेप्ट लेवल का होता है। जो लोग गहन किताबों का अध्ययन करता है वही लोग कंप्लीट करता है। और 40% फैक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए देखिएगा जिनका मेंस का तैयारी अच्छा होता है उनका पीटी में कॉन्सेप्ट टाइप का जो प्रश्न है गलत नहीं होता, है ना। तो कहा जाता है कि 1592 में, है ना, अकबर के द्वारा जब यूसुफ शाह चक को निर्वासित कर नालंदा भेज दिया गया तो यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बंदी बना करके जब नालंदा भेजा जाता है तो इस्लामपुर ब्लॉक में आते हैं। और इसी इस्लामपुर ब्लॉक में एक गांव है जिसका नाम है बिस्वाक गांव। और इसी बिस्वाक गांव में उन्होंने एक कश्मीरी चक नामक एक नगर की स्थापना करी, है ना। यहीं पे उन्होंने एक कश्मीरी चक नगर की स्थापना करी। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो 1592 में इस व्यक्ति का यूसुफ शाह चक की मृत्यु उड़ीसा हो जाता है ना। इसकी मृत्यु जो है उड़ीसा हो जाता है। लेकिन इसके डेड बॉडी को नालंदा लाया जाता है और यहीं नालंदा के इस्लामपुर ब्लॉक में उसको दफना दिया जाता है। प्रश्न तो यही कर रहा था, है ना। निर्वासित किया गया, कहाँ दफन किया गया, है ना। तो ये नालंदा में इसको दफना दिया जाता है, यहीं पे दफनाया जाता है। यूसुफ शाह चक की पत्नी का नाम जो है हब्बा खातून है ना। हब्बा खातून, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे हब्बा खातून इनका नाम रहता है, हब्बा खातून, है ना। यह भी एक समय में इस्लामपुर ब्लॉक आती है और इस्लामपुर ब्लॉक आने के बाद इनकी भी यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। यानी कि अपने पति यानी कि यूसुफ शाह चक का जो यहाँ पे जो कब्रगाह है ना, जो कब्र है उसी के बगल में हव्वा खातून का भी कब्र आपको दिखेगा। यहाँ पे उनको भी दफना दिया जाता है, यहीं पे उनको दफना दिया जाता है, नालंदा में ही दोनों लोगों को दफना दिया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, तीसरा नंबर प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, एक बार अच्छे तरीके से देखिए। बहुत बार यह जो सवाल है ना, बीपीएससी के द्वारा यह सवाल बहुत बार पूछ चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रश्न हो जाएगा जो आपसे पूछा हुआ है। एक बार देखिए, इसलिए हम इधर आ गए, है ना। चलिए एक बार इसको देखिए ठीक से। वर्ष 1632 में, है ना, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, है ना। यूरोपीय कंपनियां जो हैं यहाँ पे आती हैं,
पुड और डेफ्रा, ये आप ट्रिक है याद कर सकते हैं, है ना। पुड अ डेफ्रा, है ना। पू से क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, उसके बाद डच हो जाएगा, उसके बाद अंग्रेज हो जाएगा, उसके बाद डेनिश हो जाएगा, उसके बाद फ्रांसीसी हो जाएगा। ये क्रम में है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये एक ट्रिक हो जाता है, पुड और डेफ्रा। अगर याद रहेगा तो बन जाएगा, है ना। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसिस। ओके, इतना से आप बना लीजिएगा। क्रम कभी कभी होता है, पूछ देता है, गड़बड़ ना होना चाहिए। तो फैक्ट्री स्थापित की, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे देखिए, इसका आंसर बी हो जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में 1632 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप देखते होंगे, आप पटना कॉलेज कभी जाइएगा, है ना, पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है उसी पर ये कंपनी जो थी स्थापित थी। पटना कॉलेज के, है ना, पटना कॉलेज के उसका उत्तरी इमारत जाइएगा, बड़ा अच्छा बनाया गया है उत्तरी इमारत में, और यहीं पे डचों ने अपना केंद्र स्थापित कर दिया। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जो व्यापार डच कंपनी जो कर रही थी उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो था, जो रुचि था, वो था यहाँ के सूती कपड़ों में, सूती वस्त्रों में इसका रुचि सबसे ज़्यादा था। और सूती वस्त्रों के बाद चीनी, है ना, और चीनी के बाद क्या है, सोरा, और सोरा के बाद क्या, अफीम का ये लोग व्यापार करते थे। ये लोग अफीम का व्यापार करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार पूछता है। ठीक, हालांकि अगर किताबों में हम बात करेंगे तो इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन बीपीएससी ने जब ये प्रश्न बनाया तब उसका आंसर ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी माना। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। कब, 1632 में। कहाँ पे, तो अभी भी वर्तमान में जाके देखिएगा, पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है उसी का केंद्र था, और यहाँ से वो लोग सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम का व्यापार करते थे। कौन करते थे, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले करते थे। ये जो डच हैं ये हॉलैंड के निवासी थे, और हॉलैंड को नीदरलैंड कहा जाता है ना, हॉलैंड को नीदरलैंड कहा जाता है। एक चीज़ और भी समझ जाइए यहाँ पे, 1592 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना होती है हॉलैंड में। कब, 1592 में, चीज़ों को समझिएगा। 1532 में डच कंपनी की स्थापना होती है, और 1595 में पहली बार, 1595 में पहली बार एक डच यात्री जिसका नाम है हाउटमैन, वो भारत की यात्रा करता है ना। 1592 में एक डच यात्री है जिसका नाम है हाउटमैन। हाउटमैन वह भारत आता है यहाँ पे, और भारत आने के बाद 1602 ईस्वी यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब, 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में, है ना, डच ईस्ट इंडिया, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 17 साझीदार थे, 17 साझीदार। इसीलिए इस कंपनी को जेंटलमैन 17 कहा जाता है, इसीलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जेंटलमैन 17 कहा जाता है ना। जेंटलमैन 17 कहा जाता है। घबराइएगा नहीं, हम सिर्फ आपके 70 बीपीसी के लिए ही हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तब जा कर के 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ना। तब जा कर के 1605 ईस्वी में डच की पहली फैक्ट्री खुलती है मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम में खुलती है। और मुसलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है ना। ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न, सारे इतिहास को इस बार देख लीजिए, इसी तरह से देख लीजिए, फिर आपसे एक भी प्रश्न छूटे तो बोलिएगा, है ना। बट मेरा शर्त है एक किताब ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से रिवाइज बार बार करिए। कोई भी किताब हो सकता है बिहार स्पेशल का, है ना। विभाष पनोरमा जो पुराने जो विद्यार्थी हैं, है ना, वो अभी भी उसको कहीं ना कहीं जुगाड़ करके रखे होंगे, बहुत अच्छी किताबें हैं। बाकी सभी किताबें अच्छी है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना, 4 नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, है ना। यह 63वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, 2017 में यह सवाल पूछा था, है ना। 2017 में यह सवाल है जो पूछा गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम हुंकार था, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाता है। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का यह एक पत्रिका हो जाता है। हालांकि सहजानंद सरस्वती की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये स्वामी सहजानंद जो सरस्वती हैं, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो जन्म इनका होता है बिहटा में, बिहटा में जन्म होता है। और बिहटा कहाँ है, पटना में आप लोग रहते होंगे तो आपको पता ही होगा, है ना। इनका जन्म पटना के बिहटा में होता है। सर्वाधिक इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे आइए। 1929 में 1929 ईस्वी में इन्होंने किसान सभा की स्थापना करी। इन्होंने किसान सभा की स्थापना की, है ना, किसान सभा की इन्होंने स्थापना किया, यहाँ पे किसान सभा की स्थापना। अच्छा, 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार की यात्रा पर आए और किसानों को, है ना, प्रतिनिधित्व भी किए थे। 1929 में ही बहुत भाषण दिए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूछे तो ज़रूर बताइएगा, 1929 में। और 1929 में ही किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो 1928 में किसान सभा का औपचारिक गठन किया गया था, लेकिन जो आंदोलन प्रारंभ होना चाहिए वो आंदोलन का जो स्वरूप है 1929 से दिखता है। वो इतना फेमस हो गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आना पड़ा था कहाँ पे, बिहार में। कब, 1929 में, है ना। उसके बाद देखिएगा 1936 में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछता है ना, अखिल भारतीय किसान, है ना, किसान सभा का गठन किया जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में किया जाता है। कहाँ पे, तो 1936 में किया जाता है, लखनऊ में किया जाता है ना। और उत्तर प्रदेश के पीसी इसमें बहुत बार प्रश्न पूछता है। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता ये स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं, ये अध्यक्षता करते हैं, है ना, अध्यक्षता करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो महासचिव हैं इसे याद रखिएगा, है ना। ये जो सचिव यहाँ पे हैं वो सचिव हैं एनजी रंगा होते हैं, है ना। यहाँ पे एनजी रंगा ये हो जाते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ और भी चीज़ें हम लोग जानें, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी समय यानी कि किसान आंदोलन ही चल रहा था, इसी समय मधुबनी में, है ना, इसी समय मधुबनी में प्रश्न सब पूछा गया है। मधुबनी में किसान सभा का गठन किया गया। इसी समय किसान सभा का गठन किया गया, गठन किया जाता है। कब किया जाता है, 1919 में किया जाता है। मधुबनी में किसान सभा का गठन 1919 में किया जाता है। और इस समय करते हैं कौन, स्वामी विद्यानंद, है ना। यहाँ पे कौन करते हैं, तो स्वामी विद्यानंद करते हैं, स्वामी विद्यानंद, है ना। स्वामी विद्यानंद के द्वारा मधुबनी में किसान सभा का गठन किया जाता है। और यह गठन करते हैं दरभंगा राजा के विरोध में। ये गठन जो किसान सभा का गठन मधुबनी में करते हैं 1919 में स्वामी विद्यानंद, वो दरभंगा राजा के विरोध में करते हैं,
है ना, दरभंगा राजा के विरोध में करते हैं। एक चीज़ और भी देखिए, बीपीएससी ने पूछा है 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन होता है और दो लोग यहाँ पे किसान सभा का गठन करते हैं। बीपीएससी बहुत बार पूछा है ना। मुंगेर में 1922 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन होता है। यहाँ पे किसान सभा का, है ना, किसान सभा का गठन होता है और इस गठन में शाह मोहम्मद जुबैर, नाम याद रखिएगा, जुबैर रहते हैं और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, है ना, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा मुंगेर में किसान सभा का गठन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है कब। 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन होता है और इस गठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका शाह मोहम्मद जुबैर का और श्री कृष्ण सिंह का होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 63वीं में पूछा हुआ प्रश्न है ये, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, 2019 में 65वीं बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा हुआ था, उस समय ये सवाल जो है पूछा हुआ है। आपको डिस्कशन, हमारा बहुत सारा डिस्कशन आप देखे होंगे, एक बार अच्छे तरीके से इसको पढ़िए। रिजल्ट होने के लिए ही हम इस पे काम कर रहे हैं, कोई बकवास नहीं होगा यहाँ पे, कम टू द पॉइंट। सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं, एग्ज़ाम को फाइट करने वाले विद्यार्थी 2 महीना में भी तैयार करके एग्ज़ाम दे देते हैं। हम लोग जब दिल्ली से मुखर्जी नगर से जब चलते थे और पहुंचते थे जब पटना, तो जितना टाइम हमें मिलता था करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, उतना ही में हम लोग, उस समय ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता था 6-7 साल पहले, तो ट्रेन में ही तैयारी हो जाती थी बिहार स्पेशल और करंट की। तो सोचिए कितना वर्क उस समय किया जाता होगा, है ना। अभी भी ऐसे बहुत विद्यार्थी हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं, तो ट्रेन में बैठेंगे, उसी समय एक दिन पहले वो बिहार स्पेशल की किताबें खरीदते हैं और बिहार से संबंधित तो करंट अफेयर्स, और ट्रेन में देखिएगा दिल्ली मुखर्जी नगर से जो भी ट्रेन बिहार में एग्ज़ाम के लिए जब आएगी तो सारे विद्यार्थी इसी में लगे रहते हैं, है ना। कुछ विद्यार्थी हैं जो कम समय में अच्छा तैयारी करता है, उनको पता होता है प्रश्न यहाँ से हो सकता है पूछे, है ना, वो अनुभव मिल जाता है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम आपके लिए काम कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देसेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, है ना। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न देखिए, कहता है कि देसेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। एक बार प्रश्नों को देखिए, है ना, एक बार प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, फिर मज़ा आ जाएगा। प्यास बार बार लग जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देसेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, 5 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ये इसका जो आंसर है, यह आंसर आपका ए हो जाएगा। सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा यह पुस्तक जो है वह लिखा गया था। यह जो है पुस्तक लिखा गया था, यह पुस्तक जो है देसेर कथा पुस्तक का जो प्रकाशन है ना, इसका प्रकाशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था 1904 में। 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। और देसेर कथा आपको लग नहीं रहा है कि किस भाषा की ये पुस्तक है, तो ये बांग्ला भाषा की पुस्तक है। ये जो देसेर कथा है यह बांग्ला भाषा की पुस्तक है, बांग्ला भाषा की, है ना, बांग्ला भाषा की यह पुस्तक हो जाता है। और इसको लिखा सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा। ठीक, अब चलिए इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट की हम लोग बात करें। और बहुत बार यह प्रश्न जो है पूछा गया है आपसे। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार के लिए, बिहार का प्रथम अंग्रेजी
प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वह पत्र हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। वह हो जाएगा द बिहार हेराल्ड हो जाता है। इसका प्रकाशन 1875 में किया गया। 1875 में इसका प्रकाशन किया गया और इसके संपादन थे गुरु प्रसाद सेन। इसके संपादन जो थे वो हो जाते हैं गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। प्रथम अंग्रेजी अगर समाचार पत्र आपसे पूछे, प्रथम अंग्रेजी समाचार अगर पूछे तो ये द बिहार हेराल्ड हो जाता है, जिसका प्रकाशन 1875 में किया गया और इसके संपादन गुरु प्रसाद सेन है। बहुत बार सवाल पूछा गया है बीपीसी में। पहला, प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। प्रश्न अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, है ना, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ठीक है, हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदू समाचार पत्र, और ये प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु है ना, बिहार बंधु हो जाता है। और बिहार बंधु का प्रकाशन 1874 में होता है। 1874 में कहाँ से, तो पटना से होता है है ना, ये पटना से होता है यहाँ पे इसका प्रकाशन। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है। 1874 में इसका प्रकाशन होता है, पटना से होता है, इसका पटना से होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रथम उर्दू समाचार पत्र। प्रथम उर्दू समाचार पत्र है। प्रथम उर्दू समाचार पत्र जो है नूरुल अनवार हो जाता है। नूरुल अनवार नाम है, नूरुल, है ना, नूरुल अनवार नाम है, नूरुल अनवार नाम है। और इसका प्रकाशन भूलिएगा नहीं, पटना नहीं, आरा से होता है। इसका प्रकाशन आरा से होता है। और इसके जो संपादन है उनका नाम है मोहम्मद हाशिम। उनका नाम है मोहम्मद हाशिम, नाम है हाशिम, है ना, मोहम्मद हाशिम नाम है। बिहार के प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार, है ना, जिसका प्रकाशन आरा से किया गया और इसके संपादक कौन है, मोहम्मद हाशिम है। ये बिहार का द्वितीय भाषा है या उर्दू, द्वितीय राजभाषा उर्दू है ना बिहार का। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन है, उर्दू है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखा जाए, छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल देखिए, 65वीं बीपीसी में ये सवाल पूछा हुआ है, 2019 में एग्जाम हुआ था, है ना। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हो जाते हैं। छठा का आंसर देखिए कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर इसका सी हो जाएगा, मुरली प्रसाद सेन हो जाते हैं। ये मुरली प्रसाद सेन हो जाते हैं, है ना, सर्च लाइट के संपादक। अच्छा, ये सर्च लाइट का अगर हम लोग बात करें तो सप्ताह में 2 बार ही इसका प्रकाशन होता था। किसका, सर्च लाइट का, सप्ताह में 2 बार इसका प्रकाशन होता था। यह प्रारंभ किया गया 1918 में, इसको प्रारंभ किया गया 1918 में प्रारंभ किया गया। और प्रारंभ करने वाला सैयद हैदर हुसैन थे। प्रारंभ किसने किया, सैयद, देख लीजिए, सैयद हैदर हुसैन, है ना, हैदर हुसैन के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। किसको, सर्च लाइट को, ये सर्च लाइट को शुरू किया गया। और सर्च लाइट जो है, यह सर्च लाइट अंग्रेजी समाचार पत्र है। ये जो सर्च लाइट है अंग्रेजी समाचार पत्र हो जाता है, अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी समाचार पत्र हो जाता है। और इसके सर्च लाइट के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद हो जाते हैं, है ना, मुरली मनोहर प्रसाद हो जाते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन, मुरली मनोहर प्रसाद। ये सर्च लाइट जो है यह सप्ताह में 2 बार इसका प्रकाशन होता था, 2 बार प्रकाशन अंग्रेजी में ही होता था, अंग्रेजी समाचार पत्र है। इसको प्रारंभ करने वाला सैयद हैदर हुसैन है, जो 1918 में इस सर्च लाइट को प्रारंभ किया, समाचार पत्र को प्रारंभ किया। और इस सर्च लाइट पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद हो जाते हैं, है ना। इसी में कुछ और भी टॉपिक पॉइंट हम लोग देखते हैं। सर्वहितैषी, है ना,
सर्वहितैषी। सर्वहितैषी का प्रकाशन पटना से होता है, पटना से इसका प्रकाशन किया जाता है, सर्वहितैषी का। और यह प्रकाशन 1880 में प्रारंभ होता है सर्वहितैषी का। एक और भी है, एक मासिक पत्रिका है, हो सके कहीं पूछे, उस मासिक पत्रिका का नाम विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी है ना। मासिक पत्रिका का नाम विद्यार्थी है, जो 1878 में इसका प्रकाशन हुआ था पटना से, है ना। 1878 में इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो पटना से हुआ, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल है, किसके, है ना, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से, है ना, किसके प्रयत्नों से, है ना, किसके प्रयत्नों से, यहाँ पे देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, है ना, हुआ? कब पूछा? तो 53 से लेकर के 53-55 बीपीएससी में जो 2011 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी में यह सवाल पूछा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, है ना। ये दूसरा अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। अच्छा, ये दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ, है ना। हो सकता है आपसे ये पूछे, और पूछा गया है भी। यह दूसरा अधिवेशन जो है यह भागलपुर में होता है, और यह भागलपुर में 1909 ईस्वी में होता है। और आपको पता होगा ना, 1909 ईस्वी में मार्लियामेंटो सुधार आया था, है ना। 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था, और दूसरा अधिवेशन यानी कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाई गई थी यहाँ पे। और इसी में विशेष उपस्थिति किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कब? दूसरा अधिवेशन में। यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और विशेष उपस्थिति की हम लोग बात करें, है ना, तो विशेष उपस्थिति जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाता है ना। गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाता है इसमें विशेष उपस्थिति। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के, है ना, महात्मा गांधी के क्या हैं? गुरु हो जाते हैं, है ना। महात्मा गांधी के क्या है? गुरु हो जाते हैं। ये आपको दूसरा अधिवेशन की बात है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, है ना, किनके प्रयत्नों से हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से होता है। कब हुआ? तो 1909 में हुआ। कहाँ हुआ? भागलपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। और इसमें विशेष उपस्थिति किनकी थी? गोपाल कृष्ण गोखले की हो जाती है ना। गोपाल कृष्ण गोखले की यहाँ पे विशेष उपस्थिति है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये तो दूसरा देखे, तो पहला भी हम लोग देख लेते हैं ना। तो पहला देखते हैं। पहला बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है पहला, वह 1908 में हुआ था, है ना। 1908 में हुआ था। और 1908 में पहला अधिवेशन होता है, कहाँ पे होता है? आप लोग भी कभी कभी बताते रहिए, है ना। यह होता है पटना में। यह कहाँ पे होता है? पटना में होता है। पहला जो अधिवेशन है पटना में होता है। और यहाँ पे सैयद अली इमाम इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। सैयद अली इमाम जो है, इमाम, है ना, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। पहला यानी कि पहला बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो मतलब प्रारंभ हुआ वह 1908 में हुआ, पटना में हुआ। और इसके अध्यक्ष बनाए गए सैयद अली इमाम हो जाते हैं। सैयद अली इमाम है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो प्रश्न अगर बनता है तो पक्का आपसे बनेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखिए। यह 53 से लेकर 55 बीपीएससी में 2011 में यह भी सवाल आपसे पूछा हुआ था, है ना। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 16वां अधिवेशन, है ना।
16वां अधिवेशन, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए हो जाता है, 1921 में होता है, 1921 में 21। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां क्रम भी याद रखिएगा, है ना। 15वां पूछे तो 1920 में हुआ था, 16वां पूछा कहाँ पे तो 1921 में ये होता है। और 1921 में अगर हम लोग इसका 1921 की हम लोग अगर बात करें, है ना, तो कहाँ पे होता है तो हजारीबाग में होता है, 1921 में होता है ना। अगर पूछ दे कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ, है ना, तो देखिए 15वां अधिवेशन की हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो 15वां अधिवेशन होता है 1920 में होता है पलामू जिला में, है ना, पलामू जिला में। और पलामू जिला वर्तमान में कहाँ पे है तो ये झारखंड हो जाएगा, है ना, यह झारखंड आपको हो जाता है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसी समय आप देखिएगा बिहारी छात्र सम्मेलन की, मतलब बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की जो संस्थापक यानी कि स्थापना जब इसका हुआ था तो यह स्थापना 1906 में किया गया था, है ना। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1906 में स्थापना किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अच्छा, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन भी होता है ना, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ही होता है। ठीक, नेक्स्ट एक चीज़ और भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि 16वां अधिवेशन जो है, 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ तो हजारीबाग में हुआ, है ना। 16वां अधिवेशन कहाँ, हजारीबाग में हुआ। और हजारीबाग में ही एक सूर्य का कुंड है, सूर्य कुंड है, गर्म पानी का जो झरना झील जो देखते हैं छोटा सा, वही है, यहाँ पे पूछा जाता है, यानी कि सूर्य कुंड यहीं पे है ना। सूर्य कुंड कहाँ पे, हजारीबाग में है, या गर्म पानी का एक झरना ही कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में, है ना, पटना में 1913 में, कब 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया, एक शाखा की स्थापना किसने किया, है ना। क्या सवाल पूछता है, पटना में, कहता है कि पटना में कब 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया। आंसर हो जाएगा सी, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया जाता है, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग अनुशीलन समिति की बात करें तो अनुशीलन समिति का जो गठन है यहाँ पर, है ना, इसका गठन 1902 में होता है, 1902 ईस्वी में इसका गठन होता है। और यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन होता है। बाद में 1930 में इस संगठन को भंग कर दिया जाता है, इसको भंग कर दिया जाता है ना। इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह अरविंद घोष का हो जाता है ना, अरविंद घोष का हो जाता है। और उनके एक भाई हैं, उनके एक भाई हो जाते हैं जिनका नाम है बारिंद्र घोष, बारिंद्र, है ना, बारिंद्र घोष हैं, है ना। इनके सहयोग से ही अनुशीलन समिति का गठन होता है। बाद में 1913 में जब सचिंद्रनाथ सन्याल जब अनुशीलन समिति से जुड़ते हैं तब इसमें गति जो है उभर जाती है। और उन्होंने एक ब्रांच की स्थापना की पटना में 1913 में, उन्होंने एक ब्रांच की स्थापना की 1913 में, और इसके संचालक बने सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाते हैं। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखिएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल के साथ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सचिंद्रनाथ सन्याल जो है ना, अनुशीलन समिति के, यानी कि जब उन्होंने एक ब्रांच की स्थापना की, ब्रांच की जब स्थापना की तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिएगा, इसके जो संचालक जो बनाया गया, संचालक उनका नाम था यहाँ पे बंकिम चंद्र मित्र नाम था, है ना, बंकिम चंद्र मित्र नाम था, है ना। लेकिन बंकिम चंद्र मित्र को और सचिंद्रनाथ सन्याल को अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि बनारस षड्यंत्र केस में इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है ना। इन लोगों को बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार करके 3 साल का, है ना, सज़ा दे दिया जाता है। 3 साल का इनको सज़ा दे दिया जाता है, 3 वर्षों का।
एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, है ना, रेवती नागा का जब नाम है तो इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। और यहाँ से प्रश्न जो है ये पूछा जाता है, भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति का गठन होता है। कहाँ पे? भागलपुर में, है ना। भागलपुर में इन्होंने, है ना, यहाँ पे एक ढाका अनुशीलन समिति का, ढाका अनुशीलन समिति का, है ना, अनुशीलन समिति का एक गठन होता है और इसके सदस्य रहती हैं जिनका नाम है रेवती नागा। इनका सदस्य रहती हैं और इनके वजह से गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रश्न पूछेगा कि रेवती नागा का संबंध किससे है, तो ये ढाका अनुशीलन समिति से है। कहाँ की रहने वाली, किसका मतलब कहाँ पे ये था ढाका अनुशीलन समिति, तो ये भागलपुर में इसको, इस ब्रांच को स्थापित किया गया था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 10 नंबर सवाल। और ये देखिए, ये सीडीपीओ में प्रश्न पूछा हुआ है, सीडीपीओ में प्रश्न पूछा हुआ है 2018 में, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभी बहुत सारा प्रश्न बाकी है ना, बहुत एकदम एग्ज़ाम के व्यू से ही आपको बहुत सारा पॉइंट आपको देंगे। बिहार में 1929 में, है ना, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया, है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देखिए ठीक से, एक बार प्रश्न देखिए, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछते जाते हैं, यहाँ से प्रश्नों की जो है ना कमी कभी नहीं रहता है, बार बार प्रश्न पूछेगा। रिलेटेड देखिए कितना बार प्रश्न हम लोगों ने देखा, अभी बहुत सारे प्रश्न देखना है, प्रत्येक बीपीएससी के एग्जाम में एक प्रश्न उठा करके दे देगा, है ना। तो बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन हो जाएंगे, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं, ये सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, है ना। एक चीज़ और भी देखिएगा, इसका आंसर तो सही हो गया। 1928 ईस्वी में इन्होंने औपचारिक रूप से किसान सभा का गठन किया, इन्होंने, है ना, किसान सभा का गठन किया। लेकिन 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन जो है यह प्रारंभ हो जाता है यहाँ पर 1929 में, और इतना प्रारंभ होता है, इतना ये फेमस हो जाते हैं यहाँ पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, है ना, किसानों के आंदोलन में शामिल होते हैं। 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में, है ना, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष खुद सहजानंद सरस्वती बनते हैं और सचिव जो हैं, सचिव एनजी रंगा को बनाते हैं, एनजी रंगा को बनाया जाता है। यहाँ पे सचिव एनजी रंगा बनते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे किसान सभा, किसान आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो इतना आसान नहीं था, है ना, इतना आसान नहीं था किसानों के आंदोलन को तीव्र गति देना, क्योंकि ज़मींदार लोग एक ऐसी यूनिटी बना चुके थे, जो लोग किसानों के हित में बात करते थे उन पे वो लोग कहर ढा देते थे। और सहजानंद सरस्वती को इतना आसानी से बहुत स्ट्रगल किए। इनके सहयोगी के रूप में बहुत वामपंथी थे, उनका भी नाम जान लीजिए। गांव-गांव तक किसान आंदोलन को फैलाने में उन लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है, उन लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान है। जैसे में स्वामी सहजानंद सरस्वती तो रहते ही रहते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कार्यानंद शर्मा का स्थान भी बहुत अच्छा है, देखिए कार्यानंद शर्मा का, है ना, कार्यानंद शर्मा का बहुत अच्छा स्थान है। और कार्यानंद शर्मा मुंगेर में बढ़िया ताल आंदोलन प्रारंभ करते हैं, बीपीएससी ने पूछा है। कार्यानंद शर्मा ने कहाँ पे, मुंगेर में, है ना, मुंगेर में बढ़िया ताल, है ना, बढ़िया ताल आंदोलन जो है वह प्रारंभ करते हैं, आंदोलन प्रारंभ करते हैं। और ये कार्यानंद शर्मा क्या है, एक वामपंथी है ना, एक वामपंथी हो जाते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन, है ना, राहुल सांस्कृत्यायन भी देख लीजिए, राहुल सांस्कृत्यायन भी है। उसके बाद पंचानन शर्मा भी हैं, पंचानन शर्मा है। ये सारे लोग वामपंथी हैं जिन्होंने गांव-गांव तक इस किसान आंदोलन को क्या किया, फैलाया, किसान आंदोलन को फैलाया। और किसान आंदोलन की गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि सारण को कुख्यात शहर घोषित किया गया। सारण जो है ना,
सारण को कुख्यात जिला, कुख्यात यानी बहुत खतरनाक, कुख्यात जिला घोषित कर दिया गया। किसके कारण? इसी किसान आंदोलन के कारण घोषित किया गया था, है ना। ये सारे प्रश्न जो आज हम लोग बात की हैं सब का सब इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए। तो चलिए, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। और अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथी संगियों के बीच में एक बार ज़रूर इसे शेयर करें, है ना। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और बेहतर कंटेंट के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।